इंफॉर्मेशन दिया गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, इसके डेफिनेशन की बात करेंगे। लिखा है इन अ सेंटेंस यूज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। इसका हिंदी वर्जन यहाँ पर लिखा है, किसी वाक्य में कर्ता के व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है या फिर वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग करना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है ना। मतलब देखिए कोई भी सब्जेक्ट लिखा गया ना, देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, जब कभी भी सेंटेंस लिखा जाता है, अगर सेंटेंस लिखा जाएगा तो सेंटेंस में दो चीज हमेशा रहेगा, एक सब्जेक्ट रहेगा और एक वर्ब रहेगा। इसके बिना कभी भी आपका सेंटेंस पूरा नहीं होने वाला। अगर इन दोनों में से कोई भी मिसिंग है तो आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा। अब देखिए अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे और सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक सा बस एक यही कॉन्सेप्ट है कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब आपको प्रयोग करना है, ठीक। अब लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि आपको फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट कौन सा सिंगुलर और कौन सा प्लूरल। तो यही हम लोग सीखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें लिखी भी गई, जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है ही प्लेज क्रिकेट, है ना। ही प्लेज क्रिकेट लिखा है। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपने प्ले के साथ एस ऐड किया है, ठीक। और दूसरा सेंटेंस है दे प्ले क्रिकेट, है ना। देखिए यहाँ पे प्ले के साथ एस नहीं लगा है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, प्ले के साथ आई एन जी लगा है, ठीक है। दे आर, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, देखिए यहाँ पे एम था, यहाँ पे आर आ चुका है। ही प्लेड क्रिकेट, यहाँ पे पूरा का पूरा खेल जो है आप इसमें अगर समझने की कोशिश करेंगे, देखिए यहाँ पे ही सिंगुलर है तो यहाँ पे एस या ईएस लगा है ना। यहाँ पे दे प्लूरल है तो दे के साथ एस या ईएस नहीं लगा है, ठीक। इसी तरीके से अगर एम की बात करेंगे, देखिए एम के साथ आई, मतलब आई के साथ एम लगा है तो यहाँ पे आई एन जी हो गया। आपने अगर पढ़ा होगा, देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और ये देखिए ही प्लेड क्रिकेट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो टेंस में हम लोग इन सब का विस्तार में वर्णन करेंगे। अभी यहाँ पर आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लिखा गया कि देखिए ही और दे के कारण यहाँ पे प्लेज हो गया, यहाँ पे प्ले हो गया, है ना। एम लगते यहाँ पे आई एन जी आ गया, यू लगते ही आर आ गया। ये सब क्या होने वाला है हम लोग आगे पढ़ेंगे विस्तार में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है, किसी भी वाक्य में कर्ता मतलब सब्जेक्ट एवं क्रिया मतलब वर्ब अवश्य होता है। यही चीज मैंने पीछे एक्सप्लेन किया है कि अगर कोई सेंटेंस लिखा जाएगा तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब जरूर होगा। देखिए सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा, इसका भी वर्णन किया जा चुका है। देखिए अब यहाँ पे ये चीज लिखा है, यदि कर्ता एक वचन होगा तो उसके साथ एक वचन क्रिया और बहुवचन होगा तो उसके साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं, है ना। पूरा लॉजिक बस इसी एक वाक्य में छिपा हुआ है कि अगर एक वचन करता है तो एक वचन क्रिया और बहुवचन करता है तो बहुवचन क्रिया का प्रयोग करेंगे। अब किसी वाक्य में ना यही पकड़ना कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है सबसे बड़ा आर्ट है। अगर आपको ये पकड़ने आ जाएगा तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप आराम से कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको कुछ डेटा मैं बता दूं। अगर देखिए सब्जेक्ट की बात करेंगे, यहाँ पे मैं कुछ सब्जेक्ट लिख रहा हूँ, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। देखिए अगर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, देखिए जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, है ना। इसके बाद कोई नेम है, अगर सिंगल नेम है ना, ये सब सिंगुलर की कैटेगरी में आते हैं। अगर प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं, है ना। प्लूरल में जैसे यू, दे। देखिए आई की बात करेंगे ना, आई कुछ जगह सिंगुलर भी होता है और कुछ जगह एम लेके चलता है और कुछ जगह आई के साथ प्लूरल वर्ब भी लगता है। तो ये आई को हम लोग अभी साइड में रखते हैं ना, या फिर हाईलाइट करके रखते हैं। तो देखिए यू हो गया, दे हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, है ना। तो सब्जेक्ट्स हो गए। अब ऐसे वर्ब की अगर बात करेंगे, अगर हम लोग वर्ब को देखेंगे, देखिए जैसे इज हो गया, है ना, हैज हो गया, है ना। इसके साथ ये देखिए हिज हो गया, हैज हो गया। और भी अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, जैसे वाज हो गया, है ना। ये सब हमेशा सिंगुलर वर्ब माने जाते हैं। देखिए यहाँ पे आर हो गया, आर प्लूरल हो जाएगा। हैज का हैव हो गया, ये प्लूरल हो जाएगा। वाज का वर, ये प्लूरल हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसके बाद जैसे हेड है, हेड का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों जगह सेम होता है ना। अब एम की बात करेंगे तो एम का यूज हमेशा आई के साथ होता है ना। तो ये सब कुछ वर्ब्स हैं, यहाँ पे छोटा छोटा परिचय आपको दिया गया। आप ग्रामर को पढ़ेंगे तो विस्तार से इन सब चीजों को सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यहाँ पे देखिए क्या दिया है,
सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब यहाँ पे रूल्स का डिस्कशन किया जाएगा। कुछ रूल्स आपको पढ़ने जिससे आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अच्छे से टैकल कर पाएंगे। पहला रूल है एंड रिलेटेड रूल। इसका मतलब क्या है एंड रिलेटेड रूल? यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख रखे हैं, पहले मैं आपको रूल को समझा देता हूँ। देखिए रूल एंड रिलेटेड रूल क्या कहता है, अगर कभी भी दो या दो से अधिक सब्जेक्ट, मतलब टू या टू प्लस, है ना, टू प्लस का मतलब दो से ज्यादा सब्जेक्ट, अगर इसको एंड से जोड़ा गया है ना, एंड से जोड़ा गया और दोनों सिंगल यूनिट का काम कर रहे हैं, मतलब दोनों मिल करके ना एक सिंगल भावना दे रहा है, सिंगल यूनिट का काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर आएगा, है ना, सॉरी वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। और दोनों अगर अलग अलग मतलब एक तरीके से सेपरेट है, मतलब अलग अलग की भावना दे रहे हैं, सेपरेट का मतलब आप ये समझ लीजिए दोनों प्लूरल की भावना दे रहे हैं, है ना। प्लूरल मतलब दो लोग हैं, है ना, तो यहाँ पे हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब चलिए इसी चीज को ना कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए पहला उदाहरण लिखा है, राइस एंड करी आर प्रिपेयर्ड बाय माय सिस्टर। देखिए राइस एंड करी मतलब यहाँ पे एक तरीके के डिश का नाम लिखा है ना। राइस अलग डिश है, करी अलग डिश है। आर प्रिपेयर्ड बाय माय सिस्टर, देखिए राइस अलग को इंडिकेट कर रहा है, राइस अलग प्रिपेयर किया जा रहा है, एंड करी अलग प्रिपेयर किया जा रहा है, तो राइस और करी दोनों अलग अलग प्रिपेयर किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सिंगुलर लेकिन दोनों अलग हैं, ये अलग अलग की भावना दे रहे हैं, तो यहाँ पे आर का यूज किया गया जो कि बिल्कुल सही है। देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, राइस एंड करी इज हिज फेवरेट मील। देखिए अब जब भी राइस एंड करी आप खाएंगे, है ना, तो राइस एंड करी अलग अलग नहीं खाएंगे, इसको मिक्स करके खाया जाता है। अगर लोकल में देसी भाषा में समझे दाल और चावल, है ना, अगर जैसे दाल चावल के तौर पे आप देखिए, ठीक है, तो दाल चावल हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करके खाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप उसको खा रहे हैं ना, तो दोनों एक यूनिट बन जा रहे हैं। जब एक यूनिट बन जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, तो सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया गया। देखिए इसे ये बिल्कुल सही है। अब क्या होगा ना, अगर आपको गलती कराना होगा तो यहाँ पे इसको चेंज कर देगा, है ना, चेंज कर दिया जाएगा। देखिए दूसरा एग्जांपल मैं, चलिए अब इसको बात देखते हैं। देखिए टी एंड बिस्किट इज हिज डेली ब्रेकफास्ट। देखिए टी एंड बिस्किट चाय और बिस्कुट, है ना, इज हिज डेली ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट की बात किया जा रहा है, इसका मतलब जब भी वो नाश्ता लेगा तो चाय और बिस्किट को एक साथ लेगा, है ना, तो ये एक साथ का मतलब एक की भावना दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग किया गया। लेकिन यहाँ पे देखिए टी एंड बिस्किट आर अवेलेबल एट द शॉप, मतलब दुकान पर चाय और बिस्किट उपस्थित है, मतलब मिलता है। अब देखिए यहाँ पर जब ये भावना दी, यहाँ पे क्या है, चाय अलग है बिस्किट अलग है ना, दो अलग अलग चीजें हो गई, तो यहाँ पे आपने प्लूरल वर्ब मतलब आर का यूज किया हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे लिखा है स्लो एंड स्टडी, है ना, स्लो मतलब धीमा, स्टडी मतलब निरंतर, मतलब धीमा और लगातार चलने। देखो धीमा अलग टर्म है, लगातार अलग टर्म है ना। तो यहाँ पे देखिए अब क्या किया गया है, धीमा और लगातार चलने वाला विंस मतलब जीतता है द रेस, है ना। देखिए ये दोनों है अलग अलग भले, लेकिन दोनों मिल करके क्या कर रहे हैं, एक मतलब भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं कि धीमा परंतु लगातार चलने वाला, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ से आपको उम्मीद है कि सॉरी फ्रेंड्स, आपको समझ में आ चुका होगा एंड रिलेटेड रूल क्या कहता है। ये रूल सीधी सी बात है, ये कहता है कि अगर दो सब्जेक्ट है ना, दोनों सिंगल की भावना दे रहे हैं तो आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और दोनों अगर अलग अलग भावने में मतलब भावनाओं में प्रयोग किए गए तो वहां पे आप प्लूरल का वर्ब करेंगे। देखिए जैसे इसका एक एग्जांपल आप और भी लिख सकते हैं। देखिए हॉर्स एंड कैरिज इज प्रेजेंट एट द डोर, मतलब घोड़ा गाड़ी दरवाजे पर उपस्थित है ना। देखिए जब घोड़ा गाड़ी की बात किया गया ना, तो यहाँ पे घोड़ा गाड़ी एक साथ रहेगा, है ना, तो इसलिए इज लगा है। लेकिन ऐसे बोल दें हार्स एंड कैरिज आर सोल्ड बाई हिम, मतलब उनके द्वारा घोड़ा और गाड़ी बेचा जाता है। मतलब देखिए वहां पे घोड़ा अलग हो जाएगा, गाड़ी अलग हो जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आप प्लूरल का यूज करेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर। देखिए अगला स्लाइड क्या है, अगले स्लाइड पर देखिए यहाँ पे कुछ और डेटा बोला गया, टू सब्जेक्ट्स आर अटैच्ड विथ एंड, है ना, मतलब जब दो सब्जेक्ट को एंड के साथ जोड़ा जाए, यहाँ पे इसमें डेटा आप और ऐड कर लीजिएगा, उनके साथ ना एंड साथ में आर्टिकल रहेगा, है ना। इसको मैं समझा देता हूँ आगे। देखिए अगर कभी भी दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा गया और उनमें आर्टिकल का यूज किया गया, आर्टिकल का यूज मतलब देखिए स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आर्टिकल प्लस सब्जेक्ट प्लस एंड प्लस सब्जेक्ट, है ना। एक स्ट्रक्चर ये बनेगा, दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा आर्टिकल प्लस सब्जेक्ट प्लस एंड प्लस
आर्टिकल और फिर से बनेगा प्लस सब्जेक्ट। देखिए दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे ना आप एंड के बाद वापस से आर्टिकल का यूज नहीं कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर एंड के बाद आर्टिकल का यूज किया गया है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो एंड के बाद आर्टिकल नहीं रहता है इसको इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, मतलब इसे सिंगुलर माना जाएगा। और जहां पर आर्टिकल रहेगा इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है, मतलब इसको प्लूरल माना जाएगा। ठीक, अब एग्जांपल के माध्यम से समझते। देखिए द प्रिंसिपल एंड टीचर हैज कम। देखिए द प्रिंसिपल एंड टीचर, यहाँ पे क्या है कि द के, देखिए प्रिंसिपल के पहले द लगा है लेकिन एंड के बाद द नहीं लगा है, मतलब प्रिंसिपल और टीचर दोनों एक ही लोग हैं, तो यहाँ पे सिंगुलर है, बिल्कुल सही है। दूसरा एग्जांपल है द प्रिंसिपल एंड द टीचर, यहाँ पे द प्रिंसिपल एंड द टीचर मतलब दोनों अलग अलग हो चुके हैं। हैव कम, ये बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। आगे है द ऑनर एंड द मैनेजर ऑफ द कंपनी इज कमिंग एट इवनिंग, है ना। कंपनी के ऑनर और मैनेजर शाम को आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे द ऑनर है ना, एंड द मैनेजर है, मतलब दोनों अलग अलग है ना। तो यहाँ पे इज का यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे आर, प्लूरल आएगा, है ना। अब अगला देखिएगा द ऑनर एंड द मैनेजर ऑफ कंपनी आर। देखिए यहाँ पे ऑनर एंड मैनेजर मतलब दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे इज लगेगा, है ना। आर गलत हो जाएगा, यहाँ पे इज का यूज किया जाएगा। तो ये दो सेंटेंस ऐसा रखा गया था ताकि आप इसमें गलती पकड़ पाए। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए अगला स्लाइड आपको क्या बताता है। देखिए अगले स्लाइड पे सॉरी फ्रेंड्स, ये इंफॉर्मेशन है, यदि दो सब्जेक्ट निम्नलिखित से जुड़ा हो तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार लिखा जाएगा। अब इसका मतलब क्या, देखिए अगर कभी भी दो सब्जेक्ट ना एज वेल एज, जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे राम एज वेल एज श्याम, है ना, ऐसे लिखा गया है ना। यहाँ पे बात यही हो रहा है कि अगर कभी भी दो सब्जेक्ट को ऐसे जोड़ा गया है तो जो वर्ब आएगा ना वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब राम के अनुसार आएगा। तो ये चीज अब आपको याद करना पड़ेगा। अगर दो सब्जेक्ट एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सपेक्ट, रेदर देन, एक्कम्पनीड बाय, लाइक, अनलाइक, नॉट लेस देन, नथिंग बट, है ना, इन सब से अगर जुड़ा हुआ है तो आप हमेशा जो सब्जेक्ट यूज करेंगे, सॉरी वर्ब यूज करेंगे वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। देखिए जैसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया, एग्जांपल दिया राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग। देखिए यहाँ पे राम एज वेल एज, है ना, इसके साथ हिज फ्रेंड्स लिखा। देखिए हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे इज लगा है। क्यों लगा है, क्योंकि एज वेल एज से जुड़ा है तो आप पहले सब्जेक्ट के साथ जाएंगे। राम सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर, ये बिल्कुल सही है। दूसरा सेंटेंस है द कैप्टन अलोंग विद टीम वाज अवार्डेड। देखिए अलोंग विद आया है ना, टीम प्लूरल की तरह होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, कैप्टन, कैप्टन सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या लगेगा, वाज लगेगा, बिल्कुल सही है। माई पेरेंट्स अनलाइक माई अंकल आर वेरी स्ट्रिक्ट। देखिए पेरेंट्स, पेरेंट्स क्या है, प्लूरल है ना, तो यहाँ पे आर लगेगा, ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला, अब देखिए अगला नियम क्या कहता है, अगर दो सब्जेक्ट निम्नलिखित से जुड़े हो तो दूसरे सब्जेक्ट या फिर जो पास वाला सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अब है क्या, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बस बट ऑल्सो, नॉर और, नॉन बट, है ना। अगर इन सब से कोई सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है तो आप क्या करेंगे, जो सेकंड सब्जेक्ट रहेगा आप ऐसे याद रखिएगा, जो सेकंड सब्जेक्ट रहेगा आप उसके अनुसार क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या दिया है, नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स हैव कम, है ना। देखिए यहाँ पे नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स है, हिज फ्रेंड्स प्लूरल है तो इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग किया गया है ना, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है ना। आइदर यू आर योर ब्रदर प्लेस कार्ड। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आइदर यू, या तो तुम, आर योर ब्रदर, या तो तुम्हारा भाई, प्लेस मतलब खेलते हैं, कार्ड्स मतलब कार्ड्स, मतलब या तो तुम कार्ड खेलते हो या तो तुम्हारा भाई कार्ड खेलता है ना। यहाँ पे देखिए योर ब्रदर, योर ब्रदर क्या है, सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कैसा यूज होगा, सिंगुलर यूज होगा, तो यहाँ पे प्ले के साथ एस लगा है, मतलब ये सिंगुलर बनाया गया। ठीक, देखिए अब यहाँ पे कई बार ना आइदर ऑफ और नाइदर, मतलब आइदर और नाइदर नॉर की जगह आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ लिखा जाता है। देखिए अगर कभी भी लिखा रहे नाइदर ऑफ, है ना, नाइदर या नीदर आप जैसा बोलना चाहे, नीदर ऑफ लिखा रहे तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दो में से एक भी नहीं, है ना। मतलब नीदर ऑफ को हमेशा ऐसा माना जाता है दो में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं, है ना। और इसी तरीके से देखिए अगर कभी लिखा रहे आइदर ऑफ, है ना, अगर आइदर ऑफ या इधर ऑफ लिखा रहे तो इसका मतलब होता है दो में से एक, है ना, दो में से एक, है ना।
तो अब इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, इस डेटा को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ये हम लोगों की पहली क्लास थी, इसमें थोड़ा सा कम डेटा रखा गया है ताकि आप आसानी से मैनेज कर लीजिए। जैसे पहले लिखा है नाइदर ऑफ और नन ऑफ, है ना। देखिए इसका मतलब क्या होता है। अगर नाइदर ऑफ की बात करेंगे ना, तो नाइदर ऑफ का मतलब ये होता है, देखिए इसमें जब भी बात किया जाएगा ना, ये होगा दो में से कोई नहीं, है ना। नाइदर ऑफ का मतलब ये होता है दो में से कोई नहीं, है ना। अब नन ऑफ का मतलब क्या होता है, नन ऑफ का मतलब होता है दो से ज्यादा, है ना, दो से अधिक में से कोई नहीं, ये इसका मतलब होता है। अब देखिए कोई नहीं, तो नाइदर ऑफ दो में से कोई नहीं और नन ऑफ मतलब दो से अधिक में से कोई नहीं। इसका मतलब यहां से आप ये चीज क्लियर कर सकते हैं कि जब कभी भी बात की जाएगी नाइदर ऑफ की, तो वहां पे दो की भावना आनी चाहिए। अगर दो से ज्यादा की भावना आएगी ना, तो वहां पे नाइदर ऑफ का यूज गलत होगा, वहां पे आपको प्रयोग करना पड़ेगा नन ऑफ का। अब चलिए एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स लिखा गया, पहला लिखा है नाइदर ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिमसेल्फ। देखिए यहाँ पे आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं, नाइदर ऑफ मतलब यहाँ पे दो में से कोई भी नहीं, हिज फोर सन्स। अब देखो यहाँ पे नाइदर ऑफ का यूज हमेशा दो के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पे फोर सन्स लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, है ना। अगर इसको सही करना है तो इसका देखिए ये गलत हो जाएगा, इसका सही स्वरूप ये दिया, नन ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, है ना। मतलब उसके चार बेटों में से किसी ने भी उसकी देखभाल नहीं की, ठीक। लुक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है देखभाल करना। तो आपको नाइदर ऑफ और नन ऑफ इसका मतलब समझ में आ चुका है। नाइदर ऑफ का यूज हमेशा सिर्फ टू के लिए होगा, मतलब जब बात टू की होगी तो नाइदर ऑफ आएगा, टू से ज्यादा रहेगा, ठीक है, टू प्लस रहेगा तो वहां पर आप नन ऑफ का यूज करेंगे, ठीक। जैसे देखिए नाइदर ऑफ का एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, नाइदर ऑफ यू एंड योर ब्रदर कैन गो, है ना। मतलब ना तो तुम जा सकते हो और ना ही तुम्हारा भाई, मतलब तुम और तुम्हारे भाई दोनों में से कोई भी नहीं जा सकता, ये इसका बिल्कुल सही अर्थ हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। बस आपको इतना सा याद रखना है कि नाइदर ऑफ का यूज हमेशा टू के लिए किया जाएगा और नन ऑफ का यूज टू से ज्यादा के लिए किया जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अगले स्लाइड पे क्या इन्फॉर्मेशन दिया है ना, देखिए अगले स्लाइड पर आपको इन्फॉर्मेशन दिया है आइदर ऑफ, है ना। अब आइदर ऑफ की बात करेंगे। आइदर ऑफ क्या होता है, जैसे आपने नाइदर ऑफ के बारे में पढ़ा और नन ऑफ के बारे में पढ़ा, वैसे होता है आइदर ऑफ या फिर वन ऑफ, है ना। आइदर ऑफ की बात जब भी करेंगे तो इसका अर्थ होता है दो में से एक, है ना, मतलब वन आउट ऑफ टू, है ना, दो में से कोई एक, है ना, उसकी बात होगी। अब यहां पे देखिए वन ऑफ का मतलब होता है, देखिए वन आउट ऑफ टू प्लस, है ना, मतलब दो से ज्यादा में से कोई एक। जब कभी भी दो में से एक की बात करेंगे तो आप हमेशा यूज करेंगे आइदर ऑफ, और जब कभी भी दो से ज्यादा लोग रहेंगे और वहां से एक की बात करेंगे तो यूज करेंगे वन ऑफ, है ना। जैसे देखिए लिखा क्या है, आइदर ऑफ द फोर मेंबर्स इज विनर, है ना, मतलब चार में से कोई एक सदस्य। देखो यहाँ पे चार हो जाएगा तो आइदर ऑफ का यूज गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया, है ना। यहाँ पे देखिए वन ऑफ द फोर मेंबर इज विनर, है ना, चार में से कोई एक सदस्य क्या है, विजेता है, तो इसका बिल्कुल सही स्वरूप है। तो आप जैसे नाइदर ऑफ मतलब दो में से कोई भी नहीं, है ना, नन ऑफ दो से ज्यादा में से कोई नहीं, है ना, आइदर ऑफ मतलब दो में से कोई एक, और वन ऑफ मतलब दो से ज्यादा रहेंगे उसमें से किसी एक की बात की जाएगी। तो आपको ये चार पैटर्न समझ में आ चुका है, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ। चलिए अब आगे आते हैं। देखिए अगला डेटा यहाँ पे दिया है ना, अगला स्लाइड क्या बता रहा है आपको, ये यहाँ पे कलेक्टिव नाउन लिखा है ना, और इसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखा है। तो कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड रूल क्या होता है हम लोग अगर इसकी बात करेंगे, देखिए जब कभी भी कोई कलेक्टिव नाउन, है ना, सिंगुलर मतलब सिंगल की तरह व्यवहार करेगा तो वहां पे हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, है ना, सिंगुलर वर्ब आएगा आपके सामने, सिंगुलर वर्ब, है ना। लेकिन अगर वही कलेक्टिव नाउन अगर अलग अलग जोन में बट जाए, है ना, मतलब अलग अलग जोन में बट जाएगा तो वहां पे आप हमेशा जो वर्ब यूज करेंगे वो क्या होगा, प्लूरल होगा। यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से समझाया गया। देखिए द जूरी, जूरी मतलब जो जजों का ग्रुप होता है, हैज टेकन इट्स डिसीजन, उन्होंने अपना फैसला ले लिया, है ना। देखिए यहाँ पे जब आप बात कर रहे हैं फैसला लेने के लिए, तो जजों ने अपना फैसला लिया है। फैसला लेने का मतलब क्या है कि वो पूरा एक पक्ष में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए देखिए यहाँ पे जो आपका वर्ब है ना, वर्ब क्या है, सिंगुलर है, और साथ में जो प्रोनाउन लगा है, प्रोनाउन भी क्या है, सिंगुलर है ना। लेकिन अगले सेंटेंस में देखिए क्या लिखा है, द जूरी, है ना, आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, है ना। मतलब देखिए अब जैसे समझिए यहाँ पे चार लोगों का समूह था, है ना, मान लेते हैं हम लोग चार लोग थे, है ना, ये चारों जज है ना,
इनके ग्रुप को ज्यूरी कहा गया है ना, इनके ग्रुप को ज्यूरी कहा गया। अब ये लोग अपना फैसला ले रहे हैं, फैसला मतलब सभी एक काम कर रहे हैं ना, सब फैसला लेने का काम कर रहे हैं ना। अब मान के चलिए फैसला लिए, ये दो अलग ग्रुप का फैसला ले रहे हैं, कोई मुद्दा है उसको लिए बोल रहे हैं सही है और ये दो बोल रहे हैं गलत है ना। तो देखिए यहाँ पे ये दो का मतलब अलग अलग भावना प्रस्तुत हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आर लगाएंगे, आर मतलब हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और प्लूरल है और साथ में जो इसका प्रोनाउन होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो देखिए कलेक्टिव नाउन से आपको बस इतना सा रूल याद रखना है कि जब कभी भी कलेक्टिव नाउन जब कभी भी कलेक्टिव नाउन सिंगल का मतलब कार्य करेगा, सिंगल की भावना देगी है ना, सिंगल की भावना देगी, सिंगल मतलब किसी एक समूह में रहेगा, तो यहाँ पे हमेशा जो आपका वर्ब आएगा ये सिंगुलर रहेगा और साथ में जो प्रोनाउन आएगा है ना, ये भी क्या आएगा, ये भी आपका सिंगुलर आएगा है ना। इसी अगर ये कभी अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाए है ना, मतलब दो से ज्यादा हो जाए, अगर ये कभी सेपरेट हो जाए है ना, इनके डिसीजन सेपरेट हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ना आप यहाँ पे जो वर्ब यूज करेंगे वो प्लूरल रहेगा और साथ में जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो भी क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। तो इसका एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फैसला लेने का काम हो रहा है तो यहाँ पे हैज लगाया गया और यहाँ पे अलग अलग है तो यहाँ पे आपने आर यूज किया, और इसी तरीके से इसका प्रोनाउन यहाँ पे इट्स है और यहाँ पे देयर है, ठीक। तो आपको कलेक्टिव नाउन का भी एग्जाम्पल क्लियर हो चुका होगा कि कलेक्टिव नाउन का केस कैसे बनता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पे है ना। अगले स्लाइड पे क्या दे रखा है, देखिए अगले स्लाइड पे यहाँ पे इंफॉर्मेशन कुछ ऐसा दिया है, देखिए इस स्लाइड में यहाँ पे दिया है एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, समबडी, समवन, समथिंग है ना, नोबडी, नो वन, नथिंग एंड एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग है ना। जब कभी भी ये सब वर्ड्स आएंगे है ना, तो इनके साथ क्या होगा, इनके साथ अगर कोई नाउन जुड़ा है, इनके साथ कोई नाउन जुड़ा है, नाउन मतलब कोई संज्ञा जुड़ रखा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए जिस भी वर्ब का यूज करेंगे वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा है ना, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा, और अगर इसमें कोई प्रोनाउन यूज होगा तो प्रोनाउन भी हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो आपको ये याद रखना है, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एवरीवन, समबडी, समवन, समथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग है ना। इन सब के साथ अगर कभी भी आपको कोई वर्ब यूज करना है तो आप हमेशा सिंगुलर यूज करेंगे, प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। जैसे देखिए एवरीवन नोज अबाउट द रियलिटी है ना, मतलब प्रत्येक को सच्चाई पता है। देखिए आपने क्या लिखा है यहाँ पे, एवरीवन है ना, यहाँ पे एवरीवन के साथ क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, तो आपने नो के साथ देखिए एस लगा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने पढ़ा होगा, एस या ईएस लगा करके सिंगुलर बनाया जाता। देखिए नथिंग इज कंफर्म्ड, कुछ भी निश्चित नहीं है, यहाँ पे इज लगाया गया है ना। आपने लिखा है नथिंग इज रिक्वायर्ड टू बूस्ट द प्रोसेस है ना, प्रोसेस को बूस्ट करने के लिए किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, ठीक। यहाँ पे देखिए नथिंग के साथ इज लगा है, सिंगुलर है ना। देखिए एवरीवन नोज अबाउट द रिसेंट पैंडेमिक है ना, जो मतलब प्रत्येक व्यक्ति ना, यहाँ पे ये मीनिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है ना, प्रत्येक व्यक्ति वर्तमान के पैंडेमिक के बारे में जानता है, ठीक। तो ये क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे आपको ये समझना है, इसकी भावना क्या है कि जब कभी भी एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग है ना, ये सब वर्ड्स आएंगे तो इसके साथ जो संज्ञा हो, अगर संज्ञा का काम करेगी या कोई संज्ञा जुड़ा रहेगा तो आप हमेशा वर्ब एंड प्रोनाउन दोनों को क्या रखेंगे, सिंगुलर रखेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, तो देखिए अगले स्लाइड पे ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखा गया, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर है ना। देखिए ईच, एवरी, आइदर, नाइदर की बात करेंगे तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर क्या होता है, इसके साथ भी अगर आप लोग बात करेंगे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर है ना, तो आप हमेशा अगर कोई देखिए यहाँ पे नाउन अगर लगेगा ना तो नाउन हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, ठीक है, नाउन हमेशा रहेगा सिंगुलर है ना, कोई भी नाउन लगेगा सिंगुलर है तो इसका वर्ब भी क्या आएगा, इसका वर्ब भी आएगा सिंगुलर। अब सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, तो इसका प्रोनाउन भी क्या आएगा, इसके साथ जो प्रोनाउन आएगा ये भी क्या रहेगा, सिंगुलर है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है। देखिए अब यहाँ पे लिखा है आइदर वर्कर इज इंटरेस्टेड इन वर्किंग मोर देन 12 आवर्स इन अ डे। देखिए आइदर वर्कर मतलब कोई भी वर्कर इज इंटरेस्टेड, क्या इंटरेस्टेड है, इन वर्किंग मोर देन 12 आवर्स इन अ डे, एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा काम करने के लिए। देखिए यहाँ पे आइदर है, आइदर के साथ वर्कर लगा है तो यहाँ पे वर्कर ही लिखेंगे, वर्कर्स नहीं लिखेंगे है ना। अब ये सिंगुलर है ना, तो इसका जो वर्ब आएगा ये भी सिंगुलर होगा, यहाँ पे इसका प्रोनाउन नहीं दिया है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ईच स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड है ना, ईच स्टूडेंट मतलब प्रत्येक विद्यार्थी को, हैज टू मतलब काम करना है, वर्क हार्ड मतलब ज्यादा मेहनत करना है, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए ईच के साथ स्टूडेंट लगा है ना। देखिए यहाँ पे आपको नाउन के ऊपर क्यों ध्यान देना है, क्योंकि अगले स्लाइड में जो रूल बनेगा ना, देखिए अगले स्लाइड में एक रूल दिया है, अगर कभी भी ईच ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द
इसके बाद आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, ये सब रहेगा ना, तो इसके बाद जो आपका नाउन आएगा, नाउन हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है। वर्ब और प्रोनाउन ना हमेशा सिंगुलर रहेंगे, लेकिन जो आपका नाउन आएगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, हमेशा सिंगुलर मतलब यहाँ पे प्लूरल रहेगा, यहाँ पर सिंगुलर रहेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया देखो यहाँ पे लिखा भी है, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, वन ऑफ, है ना। इसमें कुछ चीजें सम ऑफ, आइदर ऑफ, नन, नन ऑफ। देखिए सम ऑफ, आइदर ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, है ना। इन सब के साथ अगर आप किसी नाउन का यूज करेंगे तो नाउन हमेशा प्लूरल रहेगा, ठीक। नाउन के बाद अगर इसमें जो वर्ब आएगा, वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, और इसका जो प्रोनाउन आएगा वो भी क्या हो जाएगा, इसका प्रोनाउन भी अब सिंगुलर, सॉरी रुकिए, हाँ सही है, सही, ठीक है। नाउन यहाँ पे इसका प्रोनाउन भी क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। चलिए देखिए अब यहाँ पे एग्जांपल लेकर, देखिए वन ऑफ, देखिए वन ऑफ है ना, वन ऑफ द, यहाँ पे नाउन जो आ रहा है ना ये बॉय नहीं है, ये बॉयज हो गया है, क्योंकि प्लूरल रखना है, तो बॉयज हैज। इसका देखिए जो वर्ब है ये क्या है, ये सिंगुलर है, और इसका जो प्रोनाउन है ये भी सिंगुलर है। अच्छा ऐसा होता है क्यों, देखिए इसका जो मतलब होता है ना, वन ऑफ द, वन ऑफ द का मतलब होता है कई में से एक, है ना। ईच ऑफ द मतलब प्रत्येक में से एक, मतलब किसी एक की बात हो रही है। सम ऑफ द मतलब कुछ में से एक, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे देखिए वन ऑफ द बॉयज मतलब कई लड़कों में से एक लड़का हैज डन हिज वर्क, उसने अपना काम किया। देखिए ईच ऑफ द स्टूडेंट इज अवार्डेड, मतलब कुछ विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी को, मतलब इसमें से ना कई में से एक की बात हो रही, तो जब एक की बात हो रही तो उसका हेल्पिंग वर्ब, उसका प्रोनाउन जो भी आएगा सब क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, ठीक। जैसे सम ऑफ द स्टूडेंट मतलब कुछ विद्यार्थियों में से किसी एक को, आर, यहाँ पे देखिए आर का यूज किया गया, तो आर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है इज सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू, मतलब कुछ विद्यार्थियों में से एक लड़का क्या हुआ, इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुआ है। तो बस आपको इतना याद रखना है, जब कभी भी ईच ऑफ द, एवरी ऑफ द, वन ऑफ द, सम ऑफ द, नाइदर ऑफ द, नन ऑफ द, ये सब चीजें मिलेंगी, तो आपको नाउन तो प्लूरल लगाना है, लेकिन इसके बाद जो वर्ब आएगा और जो आपका प्रोनाउन आएगा ये हमेशा सिंगुलर होगा। तो यहाँ से आपको एक और इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे क्या इन्फॉर्मेशन दिया, नेक्स्ट स्लाइड पे ये डेटा दिया है अ नंबर ऑफ, है ना। अ नंबर ऑफ की बात करेंगे तो अ नंबर ऑफ जो होता है ना, अ नंबर ऑफ के बाद जो आपको नाउन मिलेगा ये भी प्लूरल होगा, ठीक। जो आपका वर्ब मिलेगा ये भी प्लूरल रहेगा, और जो इसका प्रोनाउन रहेगा ये भी क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, ठीक। देखिए तो अ नंबर आपका मतलब पता होता है ना, मतलब कई की बात हो रही है, इसमें आपका क्लियर नहीं। देखिए अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड टू इम्प्रूव देयर नॉलेज। देखिए अ नंबर ऑफ है इसका जो नाउन है स्टूडेंट ये भी प्लूरल है ना। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो आया ये भी प्लूरल है ना। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है ये भी प्लूरल है ना। आगे लिखा है देखिए इफ देयर, इसका जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन भी क्या है, प्लूरल है ना। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि जब कभी भी अ नंबर आपकी बात आएगी तो यहाँ पे आप हमेशा क्या यूज करेंगे, हमेशा प्लूरल यूज करेंगे। और देखिए एक चीज यहाँ पे और है ना, जैसे अ नंबर आपको ना कई बार ऐसे लिखा जाता है, देखिए अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, है ना, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, है ना, अ गुड नंबर ऑफ, अ गुड नंबर ऑफ, अ वेराइटी ऑफ। तो अगर कभी इन सब का भी यूज हो तो आपको याद रखना है कि यही चीज है, मतलब ये पूरा यही शेड्यूल चलेगा। इसके साथ जो नाउन आएगा प्लूरल होगा, जो वर्ब आएगा प्लूरल होगा, जो प्रोनाउन आएगा वो भी प्लूरल होगा। तो अ नंबर ऑफ है, इसके बाद अ लार्ज नंबर ऑफ है, अ ग्रेट नंबर ऑफ है, अ गुड नंबर ऑफ है, अ वेराइटी ऑफ है, ये सब एक ही चीज है ना। बस खाली इसको लिखने का, प्रस्तुत करने का पैटर्न अलग अलग होता है, इसमें कुछ भी अलग चीज नहीं है। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे देखिए अ नंबर ऑफ के बाद एक इन्फॉर्मेशन दिया है द नंबर ऑफ से रिलेटेड, है ना। देखिए द नंबर ऑफ, द क्या होता है, डेफिनिट, है ना। आपने आर्टिकल में सीख रखा होगा द क्या होता है, डेफिनिट। अब जब चीजें डेफिनिट हो गई मतलब निश्चित हो गई, निश्चित का मतलब क्या है कि अब क्लियर हो गया कि भाई किसी एक की बात होगी, है ना। तो द नंबर आपके बाद जो नाउन लगेगा, नाउन, है ना, नाउन प्लूरल ही रहेगा। क्यों? क्योंकि कई लोगों में से एक को फिक्स किया जाएगा, लेकिन अब एक फिक्स हो चुका है तो इसके बाद जो इसका वर्ब आएगा वर्ब सिंगुलर होगा, और इसकी जो प्रोनाउन होगी, प्रोनाउन सॉरी फ्रेंड्स, प्रोनाउन भी क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। देखिए अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। देखिए इसका एग्जांपल देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, पीछे यहाँ पे अ नंबर था तो यहाँ पे आर लगा हुआ था, है ना, यहाँ पे इज लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब है कई स्टूडेंट्स में से किसी एक की बात हो रही है।
ये जब वर्किंग हार्ड टू इम्प्रूव, देखिए यहाँ पे हिज लगा है, जबकि पीछे क्या लगा था, देयर लगा था, ठीक। तो यहाँ पे आपको एक याद रखना है, अ नंबर ऑफ रहेगा तो सब प्लूरल होगा, द नंबर ऑफ में सिर्फ नाउन प्लूरल होगा, बाकी चीजें सिंगुलर रहेगी। अब देखिए द नंबर आपको, जैसे आपने वहां पे देखा था अ नंबर आपके कई स्वरूप थे, ऐसे द नंबर आपके भी कई स्वरूप होंगे। देखिए होता है द लार्ज नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, है ना, द वेराइटी ऑफ, द वेराइटी ऑफ, द गुड नंबर ऑफ, द गुड नंबर ऑफ, है ना। आगे हो सकता है द ग्रेट नंबर ऑफ, है ना। ये चीजें यहाँ पे रहेंगी, तो आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, आसानी से आप याद रख सकते हैं कि इन सब के साथ ना हमेशा हम लोग क्या करेंगे, नाउन आपका प्लूरल रहेगा लेकिन वर्ब और प्रोनाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है द नंबर ऑफ, यहाँ पे नाउन प्लूरल है ना, जो वर्ब है सिंगुलर है, और इसके बाद यहाँ पे प्रोनाउन भी क्या है, सिंगुलर है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। देखिए अगले स्लाइड पे क्या इन्फॉर्मेशन दिया, देखिए यहाँ पे लिखा है मेनी, है ना। अब मैंने सिर्फ यहाँ पे मेनी लिखा है, सिर्फ मेनी क्यों, देखिए मेनी से रिलेटेड एक रूल है। देखिए आपका मेनी क्या होता है, पहले ये बताइए, मेनी मतलब कई, है ना, मेनी मतलब कई, मतलब मेनी आपका है प्लूरल, है ना, मेनी है प्लूरल सॉरी फ्रेंड्स, है ना। जब मेनी प्लूरल है ना तो इसका मतलब क्या, देखिए मेनी के साथ जब कभी भी आप किसी टर्म का यूज करेंगे तो प्लूरल रहेगा। अब मेनी में क्या होता है ना, कई बार चीजें कन्वर्ट करके दी जाती है, जैसे देखिए ऐसे लिखा जाता है अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी। देखिए यहाँ पे क्या है ना, नाउन से पहले आपको मेनी ही मिल रहा है, चाहे अ ग्रेट मेनी लिखा जाए, चाहे अ गुड मेनी लिखा जाए, आपके सामने क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको मेनी मिल रहा है। मेनी प्लूरल है, मतलब इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा ये क्या होगा, प्लूरल आएगा, ठीक। तो जब हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का मतलब जो भी टर्म रहेगा इसके साथ जो भी चीजें आएंगी प्लूरल हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा मेनी, है ना, मेन हैव कम। देखिए मेनी मेन हैव कम, यहाँ पे मेनी मतलब मेनी है, मेनी का जो नाउन है, नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, है ना। इसके बाद जो इसका वर्ब रहेगा, वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। इसके बाद जो इसका प्रोनाउन रहेगा ये भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ये चीजें आपकी प्लूरल बन जाएगी। अब हम लोगों ने क्या लिखा, मेनी मेन हैव कम, सही है बिल्कुल, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अ ग्रेट मेनी मेन हैव कम। आपने आगे लिखा अ गुड मेनी मेन हैव कम, है ना। तो ये मेनी का टर्म है, मतलब मेनी के साथ चीजें कैसे आएंगी मैंने क्लियर कर दिया है। मैं आपको थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखा देता हूँ किस किस चीज को याद रखना है। देखिए मेनी के साथ जब कभी भी कोई चीज आएगी उसका जो नाउन होगा प्लूरल रहेगा, वो भी प्लूरल होगा, प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। अब मेनी के जैसे ना अ ग्रेट मेनी या अ गुड मेनी, इस टर्म को भी लिखा जाता है, दोनों का मतलब सेम होता है इन सबका, इसमें कोई भी अंतर नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई अंतर है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल से भी दिखा दिया, मेनी मैन हैव कम, है ना, सही है ना, बिल्कुल। अगर यहाँ पे मैन लिख देता ना, मेनी मैन हैव कम, तब ये गलत हो जाता। कई बार ऐसे लिख देता है मेनी मैन हैज कम, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए अ ग्रेट मेनी, अब हम लोग क्या करते हैं ना, अ को पहले देख के इसको सब्जेक्ट मान लेते हैं और यहाँ पे हैज लगाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका मेनी मैन, है ना, मतलब ये प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल का यूज किया जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए अब मेनी का पैटर्न रन हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगले स्लाइड पे क्या इन्फॉर्मेशन दिया, मेनी अ, है ना, मेनी अ। अब समझिएगा मेनी अ लिखे या मेनी एन लिखे, है ना, दोनों का मतलब सेम है। देखिए अ या एन ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो इसके बाद क्या होगा ना, इसके बाद जो चीजें आएंगी, देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है, जब मेनी अ हो जाएगा तो यहाँ पे जो इसका नाउन आएगा, नाउन भी सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा और इसका प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। अब इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे देखिए लिखा है मेनी अ मैन हैज कम, है ना, ये बिल्कुल सही है, मेनी अ मैन हैज कम। अब देखिए ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकता था, मेनी अ ग्रेट मैन हैज कम, ये भी बिल्कुल सही होता। मेनी अ गुड मैन हैज कम, है ना, ये भी बिल्कुल सही होता। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। तो करते हैं क्लास। देखिए
यहाँ पर पहली स्लाइड है, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए, इन क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, इसमें क्या गलती है आपको पकड़ना है, अगर कोई गलती नहीं है तो आपको बताना है कोई गलती नहीं है। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें जो भी आपका आंसर बने उसको नोट कीजिएगा, इसके बाद आप देखिए कि आपके आंसर में क्या सही था और क्या गलत था। देखिए पहला क्वेश्चन है, द मेजर along with his soldiers were killed in the field। देखिए यहाँ पे अगर इस सेंटेंस को देखेंगे तो आपने एक नियम पढ़ा होगा, जब कभी भी along with, together with, like, unlike, इन सब सेंटेंस से दो सब्जेक्ट को ऐड किया जाता है ना, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है ये हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे द मेजर है ना, ये जो मेजर है, मेजर आपका क्या है, मेजर सिंगुलर है ना। अगर मेजर सिंगुलर है इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो भी आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो भी सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो वर यूज किया गया, वर क्या है, वर प्लूरल है, तो ये वर यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपको वर को रिप्लेस करना पड़ेगा वाज से, जहां पर वर है वर गलत है, वाज इसका बिल्कुल सही स्वरूप होगा। तो आपका यहाँ पर पहले क्वेश्चन में वर नहीं होगा। चलिए सेकंड पर आते हैं, देखिए सेकंड में क्या दिया है, आई नीदर हैव विजिटेड और इंटेंडेड टू विजिट फॉरेन कंट्रीज। देखिए अब यहाँ पे आपने देखा कि देखिए नीदर है, नीदर के साथ हमेशा नॉर का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे और का प्रयोग किया गया है, मतलब यहाँ पे और गलत है। देखिए कुछ पेयर्स को आप याद रखिएगा, नीदर के साथ, अगर नीदर है तो नीदर के साथ आप हमेशा नॉर का यूज करेंगे है ना, अगर इधर होगा तो इधर के साथ आप हमेशा आर का यूज करेंगे। इसी प्रकार से अगर कभी लिखा है सच तो सच के साथ हमेशा एज का प्रयोग किया जाता है, अगर सो लिखा है तो सो के साथ हमेशा दैट का प्रयोग किया जाएगा। तो कुछ पेयर्स आपको याद रखने हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, इन दिस वे न्यूक्लियर फिजन और द स्प्लिटिंग ऑफ द एटम हैव बीन एसिड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें क्या गलती, देखिए इन दिस वे कोई गलती नहीं, सही है। न्यूक्लियर फिजन और द स्प्लिटिंग ऑफ एटम, देखिए जब कभी भी आर से कभी दो सेंटेंसेस को ऐड, दो मतलब क्लॉज को, सेंटेंस को, दो ग्रुप को ऐड किया जाता है, ऐसे समझ लो कि दो सब्जेक्ट को ऐड किया जाता है ना। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आता है ये हमेशा किसके हिसाब से आता है, आपका सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आता है। तो यहाँ पे देखिए द स्प्लिटिंग है ना, अब स्प्लिटिंग की बात करेंगे तो स्प्लिटिंग आईएनजी है, वर्ब में आईएनजी हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर होता है, मतलब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, यहाँ पे हैव नहीं आएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हैव को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा हैज से। तो इसका सही स्वरूप क्या हो जाएगा, इन दिस वे न्यूक्लियर फिजन और द स्प्लिटिंग ऑफ द एटम हैज बीन एसिड। तो ये पहला स्लाइड था, आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए आप इसको कमेंट कीजिएगा। चलिए हम लोग आते हैं स्लाइड नेक्स्ट पर। देखिए अगली स्लाइड में आपको डेटा क्या दिया, देखिए यहाँ पे दिया है मोर देन 2 बॉयज वाज प्रेजेंट इन द क्लास। देखिए मोर देन 2, देखिए यहाँ पे ऐसे भी आप देख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे बॉयज है ना, बॉयज क्या है, बॉयज आपका प्लूरल है ना, प्लूरल है तो प्लूरल के साथ वर्ब कैसा लगेगा, प्लूरल लगेगा, तो यहाँ पे वाज नहीं होगा, आपको वाज को रिप्लेस करना पड़ेगा वर के साथ। तो इसका सही स्वरूप हो जाएगा मोर देन 2 बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास, ये इसका बिल्कुल सही रूप है। नेक्स्ट देखिए द इंग्लिश टीचर द इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच इन द बैटल ऑफ वाटरलू। ठीक, यहाँ पे देखिए द इंग्लिश लिखा है, अब द इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी नहीं होता है, द इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज है ना। अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नहीं, आर्टिकल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन देख लीजिए द इंग्लिश जब कभी भी लिखा जाता है तो द इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज। अब अंग्रेज ने हराया तो अंग्रेज किसको हराएगा, फ्रांसीसी को हराएगा, तो यहाँ पर द फ्रेंच नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे डिफीटेड फ्रेंच नहीं होगा, इसका सही स्वरूप हो जाएगा द फ्रेंच। तो द फ्रेंच यहाँ पर आप लगाएंगे, यहाँ पर आप द का प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें इस पार्ट में मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगले स्लाइड पे दिया मिस्टर वर्मा इज प्लानिंग टू सेटल इन मुंबई एज सुन एज ही विल रिटायर इन अप्रैल नेक्स्ट ईयर। देखिए मिस्टर शर्मा मतलब मुंबई में रहने की प्लानिंग कर रहे हैं जैसे वो अगले साल रिटायर होते हैं। देखिए यहाँ पे ये विल रिटायर्स नहीं, आपने पढ़ा होगा जब कभी भी कोई शेड्यूल प्लान होता है ना, अगर कभी भी कोई शेड्यूल प्लान होता है तो शेड्यूल प्लान को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे विल रिटायर नहीं होगा, यहाँ पे विल रिटायर को आप रिप्लेस करेंगे, जो विल रिटायर है विल रिटायर, आप इसको ना लिख करके आप इसकी जगह लिखेंगे रिटायर्स है ना, तो ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको रिप्लेस करेंगे रिटायर्स, बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अगली स्लाइड पर देखिए यहाँ पे आपके सामने क्या क्वेश्चन दिया है, आगे पेज आफ्टर पेज ऑफ गीता वर रीड एंड इट गिव ग्रेट
कॉन्सोलेशन टू द माइंड, है ना। मतलब जब पेज आफ्टर पेज गीता का पढ़ा गया तो यहाँ पे ग्रेट कॉन्सोलेशन मिला है माइंड को। तो देखिए इसमें क्या होगा, पेज आफ्टर पेज, है ना। पेज आफ्टर पेज की बात करेंगे तो ये हमेशा क्या होता है, मतलब सिंगुलर माना जाएगा। तो सिंगुलर के साथ वर नहीं लगेगा, यहाँ पे वर को रिप्लेस करेंगे वाज के साथ, ये इसका बिल्कुल सही स्वरूप होगा। नेक्स्ट देखिए, नाइदर मिस्टर शर्मा नॉर मिस्टर वर्मा वर एबल टू गिव मी एनी एडवाइस। देखिए मिस्टर शर्मा देखो और मिस्टर वर्मा नाइदर नॉर से जुड़ा है। देखो जब कभी भी दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉर आइदर आर नॉर इन सब से जोड़ा जाता है तो जो वर्ब होता है हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आता है। तो मिस्टर शर्मा सिंगुलर है ना। तो यहाँ पे सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, तो ये वर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, वर को रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर वाज का प्रयोग करेंगे, इसका बिल्कुल सही स्वरूप है। आगे दिया देखिए, orders have been placed so far as painting the wall of the classrooms are concerned। देखिए यहाँ पे ऑर्डर प्लूरल है, इसका वर्ब भी प्लूरल है, सही है। देखिए यहाँ पे अब आगे बढ़ेंगे, देखिए ये पेंटिंग आपका यहाँ पे क्या बन रहा है, देखिए पेंटिंग द वॉल, है ना। यहाँ पे दीवार की पेंटिंग होना, ये एक आपको फिर से सब्जेक्ट मिला, है ना। तो इस सब्जेक्ट का आपको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तो देखिए अब इसका वर्ब देखिए, जब पेंटिंग ऑफ द वॉल, ठीक है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है ना, ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा। अब सिंगुलर हो जाएगा तो सिंगुलर का वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे आर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, आर को रिप्लेस करेंगे आप इज के साथ, तो इसका बिल्कुल सही रूप हो जाएगा, ऑर्डर्स हैव बीन प्लेस्ड सो फार एज पेंटिंग द वॉल ऑफ द क्लासरूम्स इज कंसर्न, है ना। मतलब क्लासरूम के दीवारों की पेंटिंग से जुड़ा हुआ जो भी मतलब ऑर्डर है उसे प्लेस कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट अगली स्लाइड पर आते हैं। देखिए अगली स्लाइड पर सॉरी फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पर फिर से कुछ क्वेश्चंस दिए गए, है ना। देखते हैं इन क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। देखिए द प्रोग्राम विच कम ऑन टेलीविजन दीज डेज इन द इवनिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए द प्रोग्राम, ठीक है, सही है। विच मतलब जो कि, कम ऑन टेलीविजन, देखिए द प्रोग्राम आपका एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर दिख रहा है ना। तो सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब कैसा लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो यहाँ पे कम नहीं होगा, यहाँ पे कम को आप रिप्लेस करेंगे कम्स से। तो ये कम न लिख करके आप लिखेंगे, रुकिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ये जो द प्रोग्राम है ये आपका सिंगुलर है, तो आप प्रोग्राम के साथ आप लिखेंगे कम्स, है ना। ये कम जो है आप इसको रिप्लेस कर देंगे कम्स के साथ, तो इसका बिल्कुल सही स्वरूप हो जाएगा। द प्रोग्राम विच कम्स ऑन टेलीविजन दीज डेज इन द इवनिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड स्टॉप इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म, है ना। देखिए द नंबर ऑफ, आपने ये तो डायरेक्ट क्लास में पढ़ा होगा, जब कभी भी बात किया जाए द नंबर ऑफ को हमेशा माना जाता है सिंगुलर, है ना। इसके साथ जो भी वर्ब आएगा ये क्या आएगा, ये आएगा सिंगुलर। तो यहाँ पे जब द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा तो ये जो वर है ना, वर को रिप्लेस करेंगे, वर को हटा के वर की जगह पर आप लगाएंगे वाज, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वाज सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड स्टॉप्ड इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म, है ना। अगर द नंबर ऑफ नहीं रहेगा, अगर कभी आपके सामने दिया रहेगा अ नंबर ऑफ, तो अ नंबर ऑफ जो होता है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग प्लूरल मानते हैं, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगा। नेक्स्ट देखिए, माई यंगर ब्रदर एंड आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। माई यंगर ब्रदर मतलब मेरा छोटा भाई, एंड आई एम मतलब मैं इंटरेस्टेड है म्यूजिक में। अब देखिए आपने क्या पढ़ा है, जब कभी भी एंड से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो जो भी आपको वर्ब मिलेगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार मिलेगा। अब माई यंगर ब्रदर, है ना। अब माई यंगर ब्रदर की अगर बात करेंगे तो माई यंगर ब्रदर आपका सिंगुलर है और सिंगुलर में क्या लगेगा, इज लगेगा, तो इसका बिल्कुल सही रूप हो जाएगा, माई यंगर ब्रदर एंड आई इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, ठीक। तो ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पे। देखिए अगले स्लाइड पर आपके सामने यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, देखिएगा। बाई ऑल स्टैंडर्ड मतलब सभी मानकों के आधार पर, जितने भी मानक है सभी पैरामीटर्स के आधार पर, ही इज अ बेस्ट सोल्डर, वह सबसे अच्छा सैनिक है, ऑफ आवर मिलिट्री स्कूल हैज प्रोड्यूस्ड सो फार, मतलब हमारे मिलिट्री स्कूल से जितने भी सोल्जर्स निकले हुए हैं वह अब तक का सबसे बेहतरीन सोल्जर है, सबसे अच्छा सोल्जर है। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या गलती, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आर्टिकल से रिलेटेड एक गलती है। आप आर्टिकल से रिलेटेड क्या गलती आप पकड़ सकते हैं, आर्टिकल में आपने पढ़ा होगा हमेशा कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री होता है, सुपरलेटिव डिग्री,
तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम कभी भी ए या एन का प्रयोग नहीं करते, उसके साथ हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। जबकि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री जो लिखा है बेस्ट, है ना, बेस्ट, तो बेस्ट के साथ अ का प्रयोग किया गया, तो इसका गलत स्वरूप होगा। अगर इसको सही करना है तो आप ए को क्या करेंगे, ए को हटाएंगे और ए की जगह पर द लिखेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाय ऑल स्टैंडर्ड ही इज द बेस्ट सोल्जर ऑफ आवर मिलिट्री स्कूल हैज प्रोड्यूस्ड सो फार। ठीक, नेक्स्ट अगले स्लाइड पर देखिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। नो वन विल डिनाई दैट आरती इज वन ऑफ द मोस्ट वेल ड्रेस्ड गर्ल इन आवर ऑफिस। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, है ना, सरल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट कीजिएगा। ठीक, आप अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप ये भी कमेंट कीजिएगा कि मैं आंसर नहीं ढूंढ पाया, इसका बिल्कुल सही आंसर मैं कमेंट कर दूंगा। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये, द डायरेक्टर along with the staff members were present for the annual day celebration। देखिए द डायरेक्टर along with the staff members were present for the annual day celebration। आपने अभी पहले क्वेश्चन में एक नियम देखा था, जब कभी भी आपके सामने along with together with like unlike and इन सबसे दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाएगा तो हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टर की बात करेंगे, डायरेक्टर सिंगुलर है ना, सिंगुलर के लिए आप क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो देखिए इसका वर्ब, ये जो सेंटेंस है द डायरेक्टर along with the स्टाफ मेंबर्स, इस पूरे सब्जेक्ट का वर्ब ये रहा वर्ब, है ना। तो यहां से आपको क्या करना है, इस वर्ब को रिप्लेस करना है, वर्ब की जगह पे आप यूज करेंगे वाज का, जो कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका इसका सही आंसर होगा द डायरेक्टर along with the स्टाफ मेंबर्स was present for the annual day celebrations। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। अगले स्लाइड पर देखिए आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन है, द ओनली गुड थिंग अबाउट दीज पेन्स, यहाँ पे थिंक की मीनिंग थोड़ी सी गलत है, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। द ओनली गुड थिंग अबाउट दीज पेन्स आर देयर कलर एंड देयर साइज, मतलब इन पेन्स के बारे में जो सबसे अच्छी चीज है ये इनका कलर और इनका साइज है। देखिए द ओनली गुड थिंग, ये जो गुड थिंग है ना, यहाँ पर ये क्या है, ये चीज जो है ना ये आपके लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, द ओनली, ओनली मतलब सिंगुलर होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये आर का प्रयोग नहीं करेंगे, ये इज का प्रयोग यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आपको लग रहा होगा कि ये दीज पेन्स के लिए आया, तो दीज पेन्स के लिए नहीं आया, द ओनली गुड थिंग अबाउट लग गया, मतलब ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे हो जाएगा द ओनली गुड थिंग अबाउट दीज पेन्स इज देयर कलर एंड देयर साइज, बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, Alexander was one of those great warriors of world who had earned everlasting fame। देखिए अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर was one of those great warriors, उन महान योद्धाओं में से है, ऑफ वर्ल्ड संसार के, who has earned जिन्होंने प्राप्त किया है, ठीक है, क्या प्राप्त किया है, एवरलास्टिंग फेम। अब इसमें देखिएगा दोज ग्रेट वॉरियर्स, देखिए अलेक्जेंडर ये एक सब्जेक्ट है ना, अलेक्जेंडर का वर्ब ये रहा, ठीक, क्लियर है ना। इसके बाद दोज ग्रेट वॉरियर्स ये अलग सब्जेक्ट है ना, तो इसका भी वर्ब होना चाहिए। तो देखिए इसका वर्ब यहाँ पे दिया है हैज, है ना, ये आपके सामने प्लूरल है, तो प्लूरल का वर्ब जो होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा, तो यहाँ पे हैज नहीं लगेगा, हैज को आप रिप्लेस करेंगे हैव्स के, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर वाज वन ऑफ दोज ग्रेट वॉरियर्स ऑफ द वर्ल्ड हु हैव अर्न्ड एवरलास्टिंग फेम, मतलब जिन्होंने काफी प्रसिद्धि प्राप्त किया। देखिए द टीचर टुगेदर विथ हिज वाइफ एंड डॉटर वर ड्रॉन। देखिए द टीचर मतलब टीचर, टुगेदर विथ, देखो यही पुराना सा रूल है, आप इसको भी कर सकते हैं। ये टुगेदर विथ आ गया, मतलब जो सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट दो है ना, इसमें से पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो द टीचर टुगेदर विथ हिज वाइफ एंड डॉटर वाज ड्रॉन, है ना, तो यहाँ पे वाज लिख देंगे, ये सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर, स्लाइड नेक्स्ट। देखिए अगला स्लाइड क्या दिया, देखिए यहाँ पे दिया द टैक्सी was hired by the ladies for its picnic। देखिए अब इसमें गलती कहाँ पे है, देखिए टैक्सी was hired, टैक्सी को हायर किया गया by the ladies, लेडीज के द्वारा for its picnic। देखिए ये जो पिकनिक है ना, ये लेडीज का पिकनिक होगा, टैक्सी का पिकनिक थोड़ा ना होगा। यहाँ पे देखिए ये सिंगुलर है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। यहाँ पे अब क्या है कि यहाँ पे जो प्रोनाउन दिया है ये सिंगुलर दिया है, सिंगुलर मतलब टैक्सी का पिकनिक, अरे टैक्सी थोड़े ना पिकनिक मनाएगा, लेडीज का पिकनिक है, तो यहाँ पे इट्स जो है ना, इट्स को आप रिप्लेस करेंगे और इसकी जगह पे देयर का यूज करेंगे, TSEIR, ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये पिकनिक लेडीज का, इसलिए यहाँ पे देयर लगेगा। ठीक, चलिए आगे, द इशूज आर कॉम्प्लेक्स एंड हैज बीन ऑब्स्कर्ड बाय अदर फैक्टर। देखिए जो इश्यूज है ना, इश्यूज ये प्लूरल है, आर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स है, एंड है। देखिए जब कभी भी एंड की बात करेंगे ना,
एंड के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में ना कंडीशन सेम होगी। देखिए यहाँ पे एंड है, इधर चीजें प्लूरल है, वह प्लूरल है, तो इधर भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे हैज बीन को आप रिप्लेस करेंगे हैव बीन, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है, इट इज इन 1929 दैट बी फर्स्ट फ्यू ऑफ टू द यूनाइटेड। ये क्वेश्चन में ना देखिए, ये क्वेश्चन में मुझे कुछ मिस्टेक दिख रहा है ना, तो इस क्वेश्चन को मिस्टेक मतलब मिस्टेक है यहाँ पे, इसको कैंसिल करते हैं। ऐसे अगर मिस्टेक नहीं भी होता तो समझिए इट इज इन 1929। अब देखो यहाँ पे पीछे के समय की बात हो रहा है, ठीक, अगर पीछे की समय की बात हो रहा है तो यहाँ पे हमेशा वाज का यूज करेंगे ना। मतलब आगे कुछ टाइपिंग की मिस्टेक है, लेकिन यहाँ पे जो गलती होती है वो इज में होता है, क्यों, क्योंकि पास्ट टाइम की बात है, जब भी पास्ट टाइम की बात होती है तो हमेशा वाज में होती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अगला स्लाइड आपके सामने ये रहा, देखिए इसमें दिया ऑल वी कुड फाइंड, जो भी हमें मिल सका, फ्रॉम हिज नेबर्स, उसके पड़ोसियों से, आर दैट। अब देखो जो भी मिल सका है ना, अब यहाँ पे ये आपका सिंगुलर है ना, मतलब जो कुछ भी मिल सका, तो ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे इसके लिए क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, तो इज सही हो जाएगा। इज दैट ही हैज अ जॉब, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। देखिए एवरी वन ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ द इल फेटेड एयरक्राफ्ट हैव टोल्ड द सेम स्टोरी। देखिए एवरीवन मतलब प्रत्येक व्यक्ति, ऑफ लग गया, ऑफ के आगे जितनी चीजें रहती है सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। और एवरीवन में ये मतलब आपका सब्जेक्ट का काम करेगा। ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ द इल फेटेड एयरक्राफ्ट, ये सब एक्स्ट्रा है, तो देखो सब्जेक्ट ही हो गया, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे इसका वर्ब भी हैव नहीं आएगा, हैव को रिप्लेस करना है आपको हैज के साथ, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल सही स्वरूप होगा। देखिए नेक्स्ट है द लेक्चर्स टू बी हेल्ड, मतलब जो भी लेक्चर्स को हेल्ड किया गया इन द ऑडिटोरियम टुमारो, कल के लिए, वाज ओपन टू द पब्लिक एंड फ्री ऑफ चार्ज। वाओ, देखिए यहाँ पे लिखा है टुमारो, है ना, टुमारो मतलब आने वाला कल, और यहाँ पे लिखा गया वाज, है ना, वाज मतलब ये पास्ट की बात हो रही, तो ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए जो लेक्चर मतलब टू बी हेल्ड, मतलब जो हेल्ड किया गया इन द ऑडिटोरियम टुमारो, मतलब ये क्या होगा, देखिए टू बी हेल्ड मतलब हेल्ड किया जाना है, ठीक है, हेल्ड किया जाना है, तो यहाँ पे वाज नहीं होगा, वाज को रिप्लेस करेंगे, वाज को हटा करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, ठीक। तो मतलब यहाँ पे सॉरी फ्यूचर की बात है ना, तो यहाँ पे विल लिखेंगे, इज नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे विल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।